मोहित, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, दे फॉल फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कुछ भी चीज़ जो पास में दिखी ना अच्छी दिख रही है, दे फॉल फॉर इट। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म मुझे एक सोचना है कि नहीं शायद ये मेरे लिए अच्छी अभी नहीं है। देखिए, ग्रेटिफिकेशन इज गुड, बट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये दोनों चीज में जो आदमी अटक गया तो समझ लो आगे नहीं बढ़ सकता। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब आपके 5 सेंसेस हैं, आप उनको ग्रेटिफाई करने में अगर लग गए तो आपका मेन गोल है वो गोल गोल बन जाएगा वो अचीव नहीं कर पाएंगे आप। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। इंस्टेंट में सिर्फ मैगी नूडल बनता है 2 मिनट में, और उसको भी 5 मिनट, वो भी 5 मिनट लगाता है। सो इंस्टेंट कुछ नहीं होता लाइफ में, और मैं चाहता भी नहीं कि कुछ चीजें इंस्टेंट हो। ओवरनाइट आई हुई चीजें ओवरनाइट चली जाती हैं। बिल्कुल। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि स्टेप बाय स्टेप जब चढ़ते हैं आप, तो आपको मालूम रहता है कि चढ़ने में ताकत भी लगती है, टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। सो आप बड़ा संभल के काम करते हैं। इंस्टेंट में मालूम रहता है हाँ ठीक है यार, एक बार आ गया दूसरी बार भी आ जाएगा। तो इंस्टेंट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। As far as gratification is concerned, it should be mature, it should be sustainable, and it should be over a period of time. और हर चीज़ का एक अपना समय होता है, और समय के हिसाब से ही चीज़ें मिलें और आएँ, ये समय का सबसे बेहतरीन सिद्धांत होता है। सो आप इंस्टेंट कुछ भी ना चाहें। और मेरे युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों से ये मेरा दिल से आपको एक सुझाव रहेगा, लेट देम टेक देयर ओन टाइम। सक्सेस को अपना खुद का समय लेने दीजिए। हर चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड होता है दोस्तों। वो जेस्टेशन पीरियड जो है वो छोटा और बड़ा दोनों नहीं होना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए। 7 महीने में बच्चा हो जाए तो उसको प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं, और वो बहुत तकलीफदायक होता है, इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। प्री मैच्योर बेबी जो है वो जेस्टेशन पीरियड कम करने के लिए आउट करना उसके। बेबी शुड बी हेल्दी यार। वैसे ही आपकी सक्सेस जो है, आप बहुत तेजी से मत दौड़िए, आप पेस से चलिए, नेचुरल पेस से चलिए। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे ना, बहुत अच्छी बात है। बट उसके रिजल्ट उतने जल्दी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। इट विल टेक टाइम, बट इट विल श्योरली हैपन। बिल्कुल, देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस। एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल। और एक और चीज़ इसी से रिलेटेड जो मैं समझता हूँ और मैं काफ़ी देखता भी हूँ आजकल, जो पिछले में 1-1.5 साल से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। ओके, OnePlus 7 आ रहा है, ठीक है, आई कैन स्पेंड 60,000 65,000। नई बाइक आई मार्केट में, अरे मेरे फ्रेंड के पास भी है, चलो मैं भी ले लेता हूँ, 1.5 लाख की बाइक है। छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे हमको लग्जरी लगता है या हम सोशल स्टेटस बताना चाहते हैं, वहाँ पे हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं। बट द सेम टाइम वी नो दैट अ सर्टेन स्किल कैन गिव अस अ लाइफ टाइम रिजल्ट्स। या मैं इस सेल्फ डेवलपमेंट में अपना पैसा डालूंगा तो मैं एक ऐसा अपना बेहतरीन वर्जन बन जाऊंगा जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ और मैं वो सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। वो जानने के बाद भी लोग उसमें डरते हैं कि अरे नहीं, स्कैम तो नहीं है, इसमें मैं पैसा क्यों डालूं, क्या रीजन है? आप एक चीज समझिए, आपका क्वेश्चन बड़ा उचित है और समय की मांग है वो। देखिए, 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है जिससे मनोरंजन होता है, एक होती है जिससे मनोमंजन होता है। अगर मैं यही चीज को इंग्लिश में समझाऊं तो एक होता है एंटरटेनमेंट, एक होता है एड्यूटेनमेंट। आप लोग बाइक खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसकी कितनी यूटिलिटी है आपके लिए आई डोंट नो। बिकॉज मेरा मानना है ये मेरे पास में आईफोन जो है लास्ट 6 साल से सेम है। 2014 2020 6 साल से सेम है साहब। आईफोन 6 प्लस सॉरी 6 साल से सेम है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि मैंने उस समय खरीदा था कुछ 65,000 रुपये का। मेरे को मालूम इसकी यूटिलिटी मेरे लिए मोबाइल फ़ोन पिक करना, काटना, व्हाट्सएप और थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन ईमेलिंग, और मेरी पूरी ज़रूरतें ही पूरी कर लेता है। मेरा कोई बहुत बड़ा इसमें मैं VDI और बाकी चीज़ों पे काम नहीं करता, तो ये मोबाइल का मेरा वो यूज़ नहीं है। अगले 4 साल भी मेरे ख्याल से मेरे पास में यही रहेगा, तब मैं इसकी इकोनॉमिक वैल्यू अदा कर पाऊँगा।
जो मैंने पैसा इसमें डाला है। सो आपको समझना पड़ेगा, आप जो पैसा यूज़ कर रहे हैं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, मैं बोलूँगा, अगर वो कैपिटल गुड आ रहा है और वो कैपिटल गुड आपका एप्रिशिएट हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है, आपको समझना चाहिए। गाड़ी एक ऐसा एसेट है जो एसेट साइड में आता है, लेकिन जिस दिन से आता है उस दिन से लाइबिलिटी बन जाता है। आप 50 लाख रुपए की कार ले लीजिए साहब, हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। क्या आता है? सोशल स्टेटस, ये आपको लगता है, हो सकता आता भी हो। मेरा मानना है कि जरूरत और शो ऑफ, ये दो चीज में फर्क समझना आना चाहिए आपको। बीइंग अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी लोगों के लिए मेरा एक बहुत सिंपल और सीधा मैसेज है, आप इकोनॉमिक वैल्यू समझना सीखें। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, उसकी लाइफ साइकिल वैल्यू क्या है, उसके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के लाइफ साइकिल में आप उससे क्या कमा पा रहे हैं, वो आपको क्या यूटिलिटी फैच करके दे सकता है। आप ये सब देखिए। रात दिन नए नए मोबाइलों में पैसा डालना डेप्रिशिएशन है साहब। साल में 4 मोबाइल ले लिया, 50-50 हज़ार रुपए के 2 लाख रुपए आपके चले गए सर। हर 4 साल में आप एक 50 लाख की गाड़ी लीजिए, हर 4 साल में आपके 50 लाख रुपए जो है डेप्रिशिएबल वैल्यू आपकी 10 लाख रुपए आ जाएगी। उसी की जगह आप अगर एक प्लॉट लेंगे 10 लाख रुपए का, 4 साल के बाद 30 लाख रुपए का हो जाएगा, 20 लाख रुपए का हो जाएगा। सो मेरे बोलने का बड़ा सिंपल मतलब है, आपको पता चलना चाहिए कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है या मौज मस्ती है। अगर ये एंटरटेनमेंट है तो आप देख लीजिए कॉस्ट ऑफ व्हाट, और एड्यूटेनमेंट है तो फिर तो जैसा शुभम बता रहे हैं कि भाई मनोरंजन करना चाहिए, मनोरंजन करो या मत करो, मनोरंजन होना चाहिए, बिकॉज मनोरंजन से आदमी का डेवलपमेंट होता है। एड्यूटेनमेंट कीजिए, एंटरटेनमेंट नहीं। मैंने मेरे घर में लास्ट 14 सालों में, जब से मैं 12th के बाद आया हूँ यहाँ पे, कभी मैंने टीवी नहीं रखा। रीज़न बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं अपना समय किस चीज़ में डालना चाहता हूँ और कहाँ डालना है मुझे। देखो, मनोरंजन जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल जाता है, मनोरंजन की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, एड्यूटेनमेंट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को संभावित स्थिति से उभारने के लिए, अपने आप को जीवन के उस पड़ाव में लाने के लिए जहाँ पे विशिष्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे एड्यूटेनमेंट की आवश्यकता होती ही होती है। मैं कम से कम 10 से ज़्यादा सेमिनार, 20 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस और 50 से ज़्यादा ऑनलाइन सेमिनार्स अटेंड करता हूँ हर साल। क्यों? मेरी इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंस की फील्ड में, पॉलिसी मेकिंग में, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन में, सोशल लाइफ में, राजनीति में, एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। और उसका महत्व तब सामने आता है जब आप रात दिन डिस्कशन करते हैं, रात दिन संवाद साधते हैं, जब आपको समझ में आता है कि वाक्य चातुरता की क्या वैल्यू है। व्हाट इज द most efficient thing in life in communication, and that is how you develop your personality in a bigger way, in a better way. जी सर, तो आपका एड्यूटेनमेंट और एंटरटेनमेंट जो आपका क्वेश्चन था कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, 100% साफ एड्यूटेनमेंट में करना चाहिए, सेमिनार्स में करना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज में करना चाहिए, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज जहाँ भी मिले वहाँ करना चाहिए साहब, आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो ये बात समझनी होगी, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ मैं करूँगा, आज मोहित ने बोल दिया ठीक है, कल ऐसा नहीं वापस भूल जाना है उस चीज़ को कि नहीं चलो ठीक है मोहित ने बोल दिया। नहीं, अगर आपको एक्चुअली कुछ सक्सेस लेनी है लाइफ में तो उन चीज़ों से बाहर निकल के कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। एंड देयर इज अ डेफिनेशन बाय ग्रेट पर्सन, दैट डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज doing the same things again and again and expecting a different result. Absolutely. साहब, हैबिट के अंदर आपको हैबिट को बार बार करना चाहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हैबिट करने से, हैबिट होनी बहुत जरूरी है, अच्छी हैबिट होनी बहुत जरूरी है, बट आप अगर वही करते आ रहे हैं जो आप करते आ रहे थे तो आपको वही मिलते आएगा जो आपको मिलते आ रहा था। अगर आपको कुछ नया चाहना है तो कुछ नया करना पड़ेगा दोस्तों। और नया कैसे करेंगे? नया सीख के। नया सीखते कहाँ पे हैं? कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ऑनलाइन कोर्सेज में, पॉडकास्ट में, छोटे फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में,
ऐसी बहुत सारी जगह है दोस्तों जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। देखिए, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। दोस्तों, आपको जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। नदी के सिद्धांत पे चलिए, तभी आप सागर में जाके मिल पाएंगे। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी है कि आपको अगर सागर में मिलना है तो बढ़ते रहना पड़ेगा आगे, एक जगह थमना नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज था मोहित। एक और जो मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था और मैंने काफ़ी मेट्रो सिटीज़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जब देखा, एक चीज़ मुझे पता चली कि लोग एरोगेंट हो जाते हैं, मतलब घमंड आ जाता है। किस बात का घमंड? बिकॉज आप तो अभी तक वो सक्सेस के लेवल तक नहीं, आप एक जॉब कर रहे हो या फिर आपने सिर्फ एग्जाम क्लियर किया है, तो घमंड किस बात का है? और है भी तो क्यों है? क्या हो रहा है उससे? आपने क्वेश्चन गलत फ्रेम किया है। मेरे को आपको ये बोलना चाहिए कि अभी तक सक्सेस हासिल कर ली, सक्सेस हासिल करने के बाद भी घमंड किस चीज का साहब? यस। आप मेरी बात समझिए। आप पूछ रहे हैं कि अभी तो आप वहां तक नहीं पहुंचे तो आपको घमंड कैसा? घमंड तो कभी भी नहीं होना चाहिए साहब। घमंड का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रावण। जब रावण जैसा महाज्ञानी, हाँ, रावण जैसा प्रकांड पंडित, रावण जैसा उद्यमी, रावण जैसा धनवान, जब इतनी खूबियों वाले रावण का घमंड नहीं चला, जिसमें मेरे ख्याल से आज की डेट में न ही ऐसा कोई प्रीमियर या ऐसा कोई आका नहीं है इस संसार का जो रावण के जितना, जिसके पास पैसा हो, पावर हो, बुद्धि हो। जब ऐसे इंसान का घमंड नहीं चला तो फिर आप किस हिसाब से घमंड कर रहे हैं और किस चीज़ पे घमंड कर रहे हैं? सिकंदर जब मरा तो सिकंदर ने मरने के पहले अपने सिपे सालार को बुलाया, बोले आओ तुम। सिपे सालार आया। सिपे सालार ने पूछा, बोलिए महाराज। तो बोले, देखो मेरा अब जाने का समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी अर्थी जो है वो ये डॉक्टर उठाएंगे, मेरा जो हाथ है वो खुला रखना ऐसा, और मेरी अर्थी के पीछे से जितना भी धन दौलत सोना है बोले पूरा फेंकना। तो सिपे सालार तो दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको पूछा, बोले क्यों महाराज? बोले क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पे फतेह पाली, जब वो गया तो उसका हाथ खाली था। सिकंदर जिसके पास में पूरी दुनिया की दौलत थी, जिसमें पूरे दुनिया के पूरे वैद्यों को बुला के रखा था, पूरे डॉक्टर्स को बुला के रखा था, वो सिकंदर के लिए एक मिनट भी नहीं, एक पल भी नहीं खरीद पाए। और पूरी दौलत क्यों फेंकना कि इतनी दौलत फेंकने के बाद भी एक पल की जिंदगी मैं नहीं खरीद पाया। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हमें धन का, सत्ता का, विद्या का गुमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो जब भी घमंड हो तो ऐसे कुछ लोगों की कहानी पढ़ना कि कहाँ है आज उनका नाम, कहाँ है वो लोग, कहाँ है उनके वंशज, तो आपको पता चलेगा कि घमंड किसी का भी नहीं चला है और किसी का भी नहीं चला है। और क्यों चलाना है आपको घमंड? आप समझिए, शांत पानी बहुत गहरा होता है दोस्तों, और चलते पानी का कभी वेग नहीं नापा जाता। वैसे ही जो हम्बल आदमी होता है वो हर आदमी के साथ में घुल मिल जाता है। घमंडी आदमी एक कोने में ही खड़ा रहता है। मैं देखता हूँ कि जो मिलनसार लोग होते हैं उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, घमंडी लोगों के जाने के बाद भी लोग उन्हें गालियाँ ही बकते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को इतना प्यारा बना के रखिए, इतना सौम्य, इतना सरल बना के रखिए कि जहाँ भी आप बैठें, जिनसे भी आप संवाद साधें, वो आपके दीवाने हो जाएं, आपके कायल हो जाएं। और दुनिया में प्यार पाने का सबसे बड़ा जरिया है प्यार देना। और घमंड जो है वो घमंड को ही आकर्षित करता है। तो मेरे ख्याल से जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं जमता। तो इसलिए घमंडी लोगों से दूर भी रहना चाहिए। और घमंडी लोगों को मेरा एक सुझाव भी है कि आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स में चेंज लाइए। यू कैन ओवरकम दिस, यू कैन श्योरली ओवरकम दिस, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। यस, यू विल। जी साहब। प्राउड होना चाहिए कि मेरे पास एक डिग्री है, एक अच्छी जॉब है, बट उसको एरोगेंस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू। So, for becoming a successful chartered accountant like you and many others, what is the one quality which you feel every chartered accountant should have in their life if they really want to become a successful person? ये बड़ा तीखा क्वेश्चन आपने किया है।
बट मैं आपको इस चीज़ का जवाब बड़े सरल वे से दूंगा। एक्सपर्टीज, clarity, focus towards your one field where you want to excel. In 21st century, if you are jack of all trade but masters of none, then you are nowhere. True. You should be masters. You should be expert. Yes. Your clarity should be very, very sharp. Your focus should be like a real blade. So, the success mantra for the new chartered accountant is focus. Focus for any one area. Focus on any one area. Okay. Excel in that area. Become an expert for that area. Okay. And you will excel for sure. For sure. Wow. This is the only thing which should be there to become successful, and that is expertise. And how do you evaluate the importance of communication skills and other presentation skills which go hand in hand with your technical knowledge as well? This is what I call cow composition. Hmm. Cow composition means what is necessary. I mean, उसके बिना चलना बहुत मुश्किल है. Yes. Your communication skill, your presentation, your body language, your etiquettes, your talking terms, your knowledge, these are something basics. Communication is the only language through which you can touch heart of millions, billions. True. If you are a good communicator, if you know how to start talks, if you know how to connect to people, if you know how to communicate your thought, how to communicate your ideas, then in 21st century you are gonna be the king, because communication skill is the key of success. Hmm. As far as presentation is concerned, I always believe that your body language, your gentlemanness, your gentleness is always directly proportional to an impression which you will create lifelong. You should always be up to date like a gentleman. You should always be presentable. True. If possible, you should always wear professional clothes. You should Yes. always be groomed. Always be groomed. That will give an impression to your client, to society, to people at large that this guy is a mature guy. I am not telling that your clothes will decide or define, but first impression is last impression. This is not I am telling. This is a general quote. That your first impression is your last impression. So make your impression markable. Bilkul. And there is one more thing which you highlighted is that dressing. Absolutely. You should behave and you should dress well so that people perceive you as a nice person. Absolutely. That when you are in Rome, do what the Romans do. When you are in corporate world, do what is needed. So Yes. आपको आपकी वस्तु स्थिति के हिसाब से अपना परिवेश रखना चाहिए, अपनी वेशभूषा रखना चाहिए. आप कॉर्पोरेट में हैं, एक्सपेक्टेड है कि आप नीट एंड क्लीन आए, आप अपनी पोजीशन के हिसाब से आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपके कलर्स और आपके कॉम्बिनेशंस, इस पे आप ध्यान दें. ऑल्दो मैं ऐसा अंदर से मानता हूँ कि इट शुड बी नीट एंड क्लीन. True. There should not be bondage of colors and combinations, but it should be neat and clean. It should be up to the mark or up to the occasion. अगर ऐसा है तो then you are perfectly going in the right direction. बिल्कुल. एंड ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है. जब पहन रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए. एब्सोल्युटली साहब. देखिए मैं ये कवायद में तो कभी जाता ही नहीं हूँ कि ब्रांडेड होने चाहिए, बिना ब्रांडेड होना चाहिए. मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप खुद एक ब्रांड बनना चाहिए. Yes. है ना.
ब्रांडेड कपड़े पहनने से आदमी ब्रांडेड नहीं बनता। आप आपकी आपकी क्वालिटी बोलना चाहिए, आपकी क्वालिटी आपका ब्रांड होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी छवि आपका ब्रांड होना चाहिए, आपकी इमेज आपका ब्रांड होना चाहिए। सो साहब फिर आप जो पहनने सब अच्छा लगता है आप पे, बिल्कुल। आपको कैरी करते आना चाहिए कि आपको कैरी करते आना चाहिए। बिल्कुल, एंड आई लाइक द वे यू ड्रेस, even if it is different, but it looks so amazing because you carry it very well. थैंक यू सो मच। मैं शुभम आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हफ्ते के 5 दिन मैं 3 पीस ही पहनूं, बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, representation, going with so many foreign companies and meeting government officials, bureaucracy and everything. So it is a requirement also for my profession, as well as मेरे खुद के शौक भी हैं। मैं हर समय ऐसा बिलीव करता हूँ कि मुझे अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपना परिवेश रखना चाहिए, अपनी वेशभूषा रखनी चाहिए। नो डाउट शौक के साथ साथ ये एक रिक्वायरमेंट भी है मेरे प्रोफेशन की, बीइंग इन्वेस्टमेंट बैंकर, बीइंग ए फाइनेंशियल पर्सन, कि मैं हर समय अप टू डेट रहूं। और मुझे भी अच्छा लगता है अपने आप को देख के, जैसे आपको मुझे देख के अच्छा लगता है। सो मुझे भी अपने आप को देख के अच्छा लगता है कि हाँ, आई एम नीट एंड क्लीन। बिल्कुल। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशन है, इट एक्चुअली रिक्वायर्स यू टू ड्रेस वेल। सो आपको ऐसा भी लगता है कि सीए प्रैक्टिस वालों के लिए भी सेम अप्लाई होता है ये चीज? या इन्वेस्टमेंट बैंकर मैं तभी हूँ जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ साहब। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, वैल्यूएशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज, डीजीएफटी के काफ़ी बड़ी वर्किंग है हम लोगों की। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में काफ़ी बड़ा काम है हमारा। फेमा में काफ़ी काम करते हैं हम लोग। ऐसे काफ़ी एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग पैन इंडिया में वी आर नंबर 1। सो ये सब चीज़ें जो है, ये बेस इनका सबका चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। लेटर ऑन हम लोगों ने इसमें आज 15 साल हो गए इसमें एक्सपर्टीज ले रहे हैं, और ऊपर वाला बहुत काइंड और हम्बल है कि हमें दोनों हाथ से निशावर कर रहा है हम पे, और आप जैसे अच्छे दोस्तों का साथ और माँ बाप का आशीर्वाद है। सो बस देखिए चलती जा रही है। बिल्कुल। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे आप जॉब में हैं, प्रैक्टिस में हैं, या कुछ और भी कर रहे हैं लाइफ में, you need to dress well. Actually, you respect yourself by dressing well. Absolutely. Yes. मेरा ही मानना है। बिल्कुल। I want to have your advice for a particular class of CA fraternity members. So first, I would ask you about CA students. आपकी एडवाइस उनके लिए क्या होगी जो या तो कर रहे हैं या फिर काफ़ी बार फेल हो जाते हैं वो एग्जाम में? अब मेरा ये मानना है कि सीए की जो फील्ड है ये पेशेंस चेक करने के लिए बनाई गई है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि आपके जो पेशेंस है उसको आप किस मापदंडों के हिसाब से आप माप रहे हैं। दोस्तों, सीए करना अपने आप में एक योग के जैसा है। योग के जैसा क्यों है? क्योंकि जैसे आपको योग में हर चीज़ों में सीमितता लानी पड़ती है, खाने में, घूमने में, बात करने में, वैसे ही सीए है, ये एक योग है। इसमें आपको डिटैच होना पड़ेगा सोशल मीडिया से एग्ज़ाम्स के दौरान, और निगेटिविटी से। आपको समय देना पड़ेगा पढ़ाई पे, उचित भोजन, उत्तम भोजन, ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ में मेरा पर्सनल मानना है ऐसा कि ये फेल होना, पास होना, ये डिसाइड नहीं करता कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। आपने अपना बेस्ट शॉट अगर दिया है और उसके बाद अगर आप फेल भी हो गए तो आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट बेस्ट शॉट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद भी अगर आप फेल हो गए तो उसके नेक्स्ट बेस्ट शॉट के लिए प्रिपेयर करेंगे, और उस दिन तक प्रिपेयर करना है आपको जब तक आपका सबसे बेस्ट शॉट ना देखे हो। दोस्तों, हमें और किसी से नहीं पूछना है, हमको सिर्फ अपने आप से पूछना है, क्या मैंने अपना 100% दिया है इस एग्ज़ाम में? अगर दिया है तो फिर रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, वो बेशक ही अच्छा आएगा। और अगर नहीं दिया है तो आप रिजल्ट के बाद पूछिए अपने आप से, क्योंकि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया और नहीं दिया था बेस्ट उसके बाद भी निकल गया तो फिर तो आपको पेड़े बांटनी चाहिए।
उसके बाद भी नहीं हुए तो फिर वापस सेम क्वेश्चन और वापस फिर उसके लिए सेम प्रिपरेशन। बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, योर एग्जाम रिजल्ट कैन नॉट डिफाइन योर लाइफ रिजल्ट। एब्सोल्युटली। आप एग्जाम में पास हो गए इसका ये मतलब नहीं आप लाइफ में फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे, वो कुछ all are कहीं से कहीं different तक कोई चीज का कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। साहब। जिंदगी अपने पेस से चलती है और जिंदगी का पेस सीए के रिजल्ट्स डिफाइन नहीं करते हैं। बिल्कुल, एंड वन मोर क्वेश्चन व्हिच आई ऑफन गेट, काफ़ी अटेम्प्ट से हो गया है बट मुझे करना नहीं है, बट फैमिली प्रेशर में मैं कर रहा हूँ सीए, क्या उन लोगों को एक्चुअली कंटिन्यू करना चाहिए फैमिली साहब साहब साहब, प्रेशर में तो आदमी को है ना कुछ भी नहीं करना चाहिए। प्रेशर सबसे पहले रिलीज कर देना चाहिए, फिर अपने आप से पूछना चाहिए क्या मुझे करना है। करना है तो 100% करना चाहिए, और अगर अंदर से मन नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कुछ काम कर रहे हैं फैमिली प्रेशर में, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि प्रेशर में तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अगर अन्यथा आपको जिंदगी भर पछताना पड़ता है। आदमी को वही काम करना चाहिए जिसमें आदमी को खुशी मिले, जिसके लिए आदमी बना हुआ है, और जिसको करने से आदमी को एक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है और आप अगर फैमिली प्रेशर में कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये रहेगा कि घर वालों के साथ में बैठिए, उनको समझाइए कि पापा मैं शायद इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, या एक्स चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, वाई चीज़ के लिए बना हूँ, आप मुझे वो करने दीजिए, और अपना डिसीजन लेके आप खुद आगे बढ़िए। मराठी में एक कहावत है, तू तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इट मीन्स दैट you are the creator of your own destiny, and how you will create your own destiny when you are pressurized by someone else। आप अपने जीवन को कैसे, आप अपने जीवन के शिल्पकार कैसे बन पाएंगे जब आपके हाथ में जो ब्रश है वो और किसी ने थामा हुआ है। तो आप सबसे पहले उनके हाथ से वो ब्रश लेके अपने हाथ में लीजिए और उनको बाजू में करिए, और आप अपने मन में जो चरित्र है, आपके मन में जो चित्र है, उसको आप पेपर पे उतारिए। और ये उतारना तभी पॉसिबल है जब आप जिनके हाथ में जो आप पे प्रेशर दे रहे हैं, उनके हाथ में वो ब्रश है। सबसे पहले तो प्रेशर कम कीजिए, उनके हाथ से वो ब्रश लीजिए, फिर उनको बाजू में कीजिए, और फिर एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाइए। आप देखिए वो जो पेंटिंग बनेगी ना, वो माइकल एंजेलो के जो 16 चैपल थे, या फिर M.F. हुसैन की जो पेंटिंग थी, या फिर जब जाकिर हुसैन जो हैं वो जब कोई काम करते हैं तो उसमें कैसे रम जाते हैं, उस प्रकार का आउटकम निकल के आएगा। बट उस प्रकार के आउटकम के लिए ना आपको ये जो बेसिक प्रेशर है और ये थॉट प्रोसेस में जो ब्लॉकेज है, जिसको हम लोग मेंटल ब्लॉकेज बोलते हैं, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा बाजू में करना पड़ेगा। और बाजू में करने के साथ में आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आदमी को मलंग होना चाहिए। मलंग वो होता है जो अपने दिल की सुनता है, अपने दिल की करता है। दिमाग की कर लो, दिल की अगर नहीं भी कर पाते हो तो, लेकिन कम से कम अपनी करो। चाहे अपने दिमाग की करो, अपने दिल की करो, लेकिन अपनी करो। तो उससे कम से कम सक्सेस का भी 100% जिम्मेदारी आप उठाएंगे, और फेलियर की भी 100% जिम्मेदारी आप उठाएंगे। किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना ना आपको करना चाहिए, ना किसी दूसरे को करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि आपको अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट बनना चाहिए, ना कि लाइफ का पपेट। आपको अपनी लाइफ क्रिएट करनी है खुद अपने हाथों से, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप वो ब्रश अपने हाथ में लेके बोलते हो कि लेट मी पेंट दिस पिक्चर फॉर माई सेल्फ। एब्सोल्युटली साहब, एब्सोल्युटली। यस। यहाँ पे एक और बात आती है, जब स्टूडेंट्स काफ़ी बार बोलते हैं कि अगर मैं सीए नहीं बना तो मैं फिर कैसे सक्सेसफुल होऊंगा आगे, बिकॉज डिग्री तो है नहीं मेरे पास। मैं आपको है ना हजारों सीए का नाम बताऊंगा इसके बाद डिग्री, लेकिन तो भी वो सक्सेसफुल नहीं है। फिर आप लोगों को संतुष्टि होगी क्या? हाँ होगी। फिर बॉस, सीए की डिग्री कोई पैमाना नहीं हो सकता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सीए नहीं बन पाए, लेकिन आज जीवन में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, और हजारों ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सीए बन गए लेकिन कहीं से कहीं तक कहीं खड़े नहीं होते हैं। तो आपको लगता है कि सीए की डिग्री जो है वो आदमी का सक्सेस और फेलियर डिफाइन करेगी? एब्सोल्युटली नॉट। लाइफ इज मच मोर बिगर देन जस्ट डिग्री, और मे बी टू बिकमिंग अ प्रोफेशनल और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आपका जीवन बहुत बड़ा है। आप जो नहीं बन पाए या नहीं कर पाए, दूसरी कई राह खुली है आपके लिए। वो एक बहुत
बहुत प्यारी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कि चाह नहीं कि सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं कि प्रेमी माला में बंदी प्यारी को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हो जा वीर अनेक। तो अब ये तो पुष्प की अभिलाषा है ना, और पुष्प की अभिलाषा तो ये भी है, और कोई दूसरा पुष्प होगा उसकी अभिलाषा किसी प्रेमिका के सर में बैठने की हो, किसी की अभिलाषा हो कि भाई मैं भगवान के चरणों में रहूं, किसी की अभिलाषा रहे कि भैया मेरे को तोड़ो ही मत तुम, मेरे को तो पेड़ पे ही रहने दो, मेरे को वहां पे मधुमक्खी आए मेरे में से मधु निकाले और चली जाए। सो आप समझिए हर आदमी की अपनी एक अभिलाषा है, और पुष्प तो कोई भी वे में सार्थक हो रहा है, भगवान के चरणों में भी सार्थक हो रहा है, यहाँ पे शहीद के चरणों में भी सार्थक हो रहा है, और अगर वो पेड़ पे है तो मधुमक्खी भी उसको सार्थक कर रही है। तो सार्थकता जो है वो आदमी की पोजीशनिंग और प्लेस से डिपेंड नहीं करती, उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसके पर्पस पे डिपेंड करती है कि आप किस पर्पस में आए हैं, आपके जीवन का क्या महत्व है और आप उससे क्या निकाल पा रहे हैं। लाइफ का पर्पस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सीए बन के ही पर्पस फुलफिल होता है ना। बिल्कुल, बहुत ही सही बात है। आपने एक डिग्री ले ली, उसका ये मतलब नहीं आपको पर्पस पता है अपनी लाइफ का। एब्सोल्युटली। सेकेंड एडवाइस उन लोगों के लिए जो रिसेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं और दे आर प्लानिंग टू डू वेरियस थिंग्स बट दे आर नॉट क्लियर कि क्या करना है, मुझे जॉब में जाना है, प्रैक्टिस में जाना है, बिजनेस करना है या कुछ और ही करना है। सरकार एक्सपेरिमेंट करने दीजिए उन लोगों को। बहुत जल्दी बहुत सारी एडवाइसेस नहीं मिलनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस लेके भी पता चलनी चाहिए। कुछ दिन जॉब भी करिए, जॉब का भी एक्सपीरियंस लीजिए, फिर थोड़े समय के बाद कोई फर्म भी ओपन कर लीजिए, कोई फर्म में भी अटैच हो जाइए। सो आपको सब चीज़ के हैंडफुल ऑफ एक्सपीरियंसेस रहेंगे कि जॉब के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपके प्रैक्टिस के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, एसोसिएट होने के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ्रीलांसिंग के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। और उसके बाद जहां आपका मन लगे, इतना समय और इतना एक्सपीरियंस देने के बाद 2-3 साल, देन आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को बहुत पहले कभी किसी ने कहा था कि 1 साल अंबानी की उंगली में, 1 साल अडानी की उंगली में, 1 साल टाटा की उंगली में रह लेना। what he means to say is आप 1 साल रिलायंस में काम कर लो, एक बार टाटा में काम कर लो, एक बार यहाँ पे काम कर लो, तो आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर आ जाएगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस ज्वाइन कर लेना। बट मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस तो होने ही चाहिए, कॉर्पोरेट लाइफ के भी, प्रैक्टिकल लाइफ के भी, प्रैक्टिस के भी होने चाहिए ये सब चीज़ें। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपका मन लग रहा है तो ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो 1000 अपॉर्चुनिटीज फिर से है, यू कैन अगेन गो बैक टू। एब्सोल्युटली साहब, आपके लिए कोई दरवाजे थोड़ी ना बंद हो जाते हैं। एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपके दरवाजे खुलते हैं, बंद नहीं होते हैं। और आप चॉकलेट नहीं बोलते, आप मोल्ड बनते हो उस टाइम। हाँ, मैं तो आपको हर समय बताता हूँ ना, आपको चॉकलेट नहीं बनना, आपको मोल्ड बनना है कि आप कई चॉकलेट बना सको, कई लोगों को आप व्यवसाय दे सके, कई लोगों को आप एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आए। सीए अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सीए की डिग्री जो है, आप जब सीए बनते हैं तो एक बहुत बड़ा समाज का बड़ा तबका आपके तरफ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखता है। वो आप जॉब क्रिएटर बन जाते हैं, आप एक इम्पैक्ट क्रिएटर बन जाते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, आपको देखने का तरीका बदल जाता है लोगों का। बिल्कुल। इस एटलीस्ट इन इंडिया देयर आर 4 or 5 प्रोफेशन व्हिच आर extremely respectful, extremely। तो डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ऐसे कुछ प्रोफेशन है जो बहुत, आप जब बनते हैं सो लोगों का देखने का तरीका आपकी तरफ बहुत अलग होता है। बिल्कुल, कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। उस दिन से आपसे गलतियां होती है सबसे, लेकिन आपसे इन जनरल एक्सपेक्टेड नहीं है गलतियां। बिल्कुल। अरे सीए बनने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आप एक दिन पहले आर्टिकल होते हो, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, और आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है सामने वाले की भी। ये ना, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये शादी जब आप करेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा एक दिन पहले बैचलर रहते हैं, दूसरे दिन शादीशुदा हो जाते हैं। हाँ, मास्टर से मिस्टर हो जाते हैं आप। हाँ, सो ये वैसे ही है। बट ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं इस फीलिंग 10 साल पहले इस फीलिंग से गुजरा हूँ मैं।
सो 10 साल पहले ये फीलिंग बड़ी प्यारी थी। आप जब देखते हैं तो आपकी आंखों से झरझर आंसू आते हैं कि आज देखिए आपका 5 साल का 5.5 साल का जो सफ़र है वो आज सार्थक हो गया। आपके घर वाले बोलते हैं कि हाँ, मैंने जिस चीज़ के लिए मेरे बच्चे को भेजा था उसने ये कर दिखाया। सो वो एक आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक रे ऑफ होप आती है कि हाँ, हर अच्छी चीज़ का जो निदान है वो अच्छा होता है। बिल्कुल। तो मोहित, आपका एडवाइस उन लोगों के लिए क्या रहेगा जो अभी बिजनेस में हैं या फिर अपनी प्रैक्टिस में हैं? मैं जो प्रैक्टिस में है उन लोगों के लिए बड़ी सिंपल एडवाइस है कि ये जो आने वाला समय है वो एक्सपर्टीज़ का समय है। आप बहुत सारे काम ना करके कोई एक या दो फील्ड चूज़ कीजिए और उसमें अपना करियर बनाइए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, अपने आप को इनविंसिबल बनाइए उस स्पेसिफिक एरिया के लिए। और नीश एरिया कोई पकड़िए जहाँ पे प्रॉब्लम है बट प्रोडक्ट नहीं है, और आप वो प्रोडक्ट बन के उस मार्केट का एक बहुत बड़ा तबका अपने हाथ में ले सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सो आप लोगों के लिए तो ऑल द बेस्ट है मेरा कि आप इतने पढ़े लिखे समझदार हैं और जीएसटी और बाकी एक्ट्स का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। सो आपकी नॉलेज को आप सही वे में यूज़ करके जो भारत की इकनॉमी है, जो हम लोग 5 ट्रिलियन का जो हमारा एक गोल है, वो गोल को सार्थक करने में मदद कीजिए भारत सरकार की, और एक बढ़िया टैक्स पेयर बन के इस देश के साथ में आगे बढ़िए। यही मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। बिल्कुल। और उन लोगों के लिए जो अभी बिजनेस चालू करने का सोच रहे हैं, उनके दिमाग में अरे मुझे चालू करना, बट कुछ डर है, कुछ झिझक है कि फेल हो गया तो, या कुछ हो गया तो, नहीं सक्सेस हुआ तो। शुभम, झिझक तो होनी चाहिए, डर तो होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा प्रेशर तो जरूरी है, उसके बिना सीटी नहीं बजती है। सक्सेस का मजा नहीं आता है। बिल्कुल। आप देखिए, जब तक प्रेशर नहीं बनता, जब तक दाल भी नहीं सीजती है, उसमें भी 3 सीटी बजने के लिए प्रेशर अंदर से जरूरी है। सो थोड़ा प्रेशर तो जरूरी है दोस्तों। और देखिए, मैं जब 2000 में या 1998 में जब मेरे बिजनेस में बैठना चालू किया मैंने, वैसे तो बचपन से ही बैठता हूँ, बट जब मैं बिजनेस में एंटर किया, सो मेरी सोच बड़ी सिंपल थी कि 1 रुपये का 1.25 रुपये बनाना है। ये सोच से मैं बिजनेस करता था कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि घाटा होगा तो क्या होगा। जब आप घाटे का सोचते हैं तभी घाटा होता है, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे कई डील थी यहाँ पे मैं सोचता था अगर घाटा हो गया तो उसमें 100% घाटा होता था। जब मैं घाटे के बारे में सोचता ही नहीं था, मैं व्यापार के बारे में सोचता था। तो व्यापार का मेन मकसद पैसा कमाना है। आपने कभी सुना है ये घाटे के लिए व्यापार करता है? व्यापार फायदे के लिए ही किया जाता है, लेकिन जब आप घाटे के बारे में सोचते हैं तो उस दिन से वो व्यापार घाटे का हो जाता है। तो इसलिए आप व्यापार को नेगेटिव दृष्टिकोण से देखिए ही मत। आप ये देखिए मत कि कल क्या होगा, कल क्या होगा वो हम कल देखेंगे। आज आप ये देखिए कि आज कैसे सुधार पाऊंगा मैं, आज कैसे इसमें अपना हार्डवर्क दे पाऊंगा, आज कैसे इस बारे में मैं बढ़िया कर पाऊंगा। और हर छोटी चीज की शुरुआत पहले कदम से होती है, और हर बड़ी चीज की भी शुरुआत पहले कदम से ही होती है। सो पहला कदम बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत होनी चाहिए। छोटा और बड़ा फिर बाद में डिफाइन होता है, हार जीत तो बाद में डिफाइन होती है, पहले तो सिर्फ शुरुआत होती है। तो आप सिर्फ शुरुआत कीजिए। बड़ा है, छोटा है, हार होगी, जीत होगी, ये हम लोग बाद में बैठ के डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। तो प्रेशर आने दो, बट उसकी वजह से रुको मत। ऐसा नहीं है कि प्रेशर आ रहा है तो रुक गए, नहीं, प्रेशर आ रहा है, गो फॉर इट। सेकेंड चीज, आपने जो बोला कि घाटे का सोचोगे तो घाटा होगा, इज इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? देखिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंडोर्स तो नहीं करता, हाँ, बट मैं इस चीज़ को काफ़ी स्टडी किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ, somehow energies and forces works, और एनर्जी और फोर्सेस वर्क करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अगर ये है तो यस, आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, अपनी विचारधारा पॉजिटिव रखिए, और आप उसी हिसाब से आगे बढ़िए। कदली सी भुजंगमुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगत बैठी है वैसो ही फल दीन। सो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यही सिद्धांत पे काम करता है कि आप जैसे जिनके साथ में बैठेंगे, उठेंगे, जिनके बारे में सोचेंगे, जिनके साथ में आप रहेंगे, आप ऐसे ही हो जाएंगे। सो आप पॉजिटिव वे में सोचिए,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, नो डाउट अबाउट दैट। आदमी को अच्छे लोगों के साथ में बैठना उठना चाहिए, अच्छी विचारधारा रखना चाहिए, और अपने आप ऑटोमेटिकली आदमी वन बाय वन आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए सीख थी कि हम सीख सकते हैं और हमें जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपने अपने आंसर में मेंशन किया कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो इंडिया टारगेट कर रहा है, अभी भी मैं काफ़ी सीएस को देखता हूँ, चाहे जॉब में है और या फिर प्रैक्टिस में है, एंड दे वांट टू शिफ्ट टू मिडिल ईस्ट और सम अदर कंट्रीज सेइंग कि यार इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया में मार्केट ठंडा है। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे फिर? फिर तो मेरे को आपके दर्शकों को बताना पड़ेगा कि आप मिडल ईस्ट की जो ग्रोथ रेट है और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, आप उसको चेक कीजिए, और शायद गूगल पे या बाकी फाइनेंशियल फोरम्स में डेटा अवेलेबल है, तो आप चेक कीजिए। इंडिया इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इट्स अ बोल्डेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम लोग जिस हिसाब से लास्ट 10 साल में आगे आए हैं, वही हिसाब से और 10 साल आगे आ गए। सो वी आर गोना बी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉट इवन थर्ड, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 10 to 15 years। सो आप यहाँ वहाँ मत जाइए, अपने देश में अपनी मिट्टी में काम कीजिए। हाँ, फॉर एग्जांपल आप जाते भी हैं तो बाहर जाके आप अपना फॉरेन रेमिटेंसेस यहाँ भेजिए, जिससे डॉलर इनकम होगी और देश वैसे भी आगे बढ़ेगा। सो मैं तो दोनों चीज़ का परिचारक हूँ। यहाँ पे रह के भी धंधा बढ़ा कीजिए, और आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं तो वहाँ पैसा कमाइए और इंडिया भेजिए, तो डॉलर्स में इंडिया की इनकम होगी, रिपेट्रिएशन जो इनकम है, रेमिटेंसेस हैं, वो चीज़ बढ़ेंगी, और जो फिजिकल अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा थोड़ा सा, आपके जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं वो सुधरेंगे, और ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट होगी। सो अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन पैसा आप इंडिया भेजिए, जिससे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो। और इंडिया में रहना चाहते हैं तो ऑलरेडी इंडिया इज़ फ्लरिशिंग इन अ वेरी बिग वे। डेटाज आप चेक कीजिए और फिर देखिए, आप अगर आप तो भी कन्विंस हैं कि आपको बाहर जाना है, तो फिर मैंने आपको सोल्यूशन दिया है कि आप इंडिया की इकोनॉमी में हाथ बटाइए, है ना। बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया इसमें। और एक और चीज़ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है बट उनके पेरेंट्स के लिए है, उनके जो रिलेटिव्स आस-पास में होते हैं उनके लिए ये सवाल है। काफ़ी बार मैंने जो नोटिस किया, मुझे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं कि मेरे पेरेंट्स अगर ये कहेंगे तो मैं कुछ ये करा तो मेरे पेरेंट्स कुछ और बोलेंगे, उनको मेरी शादी करनी है, मेरे को भी नया करियर नहीं करना, बिकॉज उनको फिर सेटल होना है, उनको चाहिए कि मेरा बेटा सेटल हो जाए, मेरी बेटी सेटल हो जाए, बट मैं खुश नहीं हूँ। तो पेरेंट्स का उसमें क्या रोल है और उनको कहाँ तक अपने बच्चों का साथ देना चाहिए? देखिए, मैं अगर मेरी बात करूँ तो आई एम अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। मेरे माँ बाप ने मेरे हर वो डिसीजन को सपोर्ट किया, चाहे वो सही था या गलत था मुझे तो आज तक भी नहीं मालूम, बट मेरे माँ बाप ने मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया है। और जैसा कि मैं आपको इंटरव्यू के प्रथम तल से ही बताते आ रहा हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, आई एम जस्ट अ ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल माई चॉइसेस, all my pickups, all my decisions. So Mohit Agrawal is grand total of all the decisions which I took, the pickups I did, and the decision I took. So मैं सभी माँ बाप को बोलूँगा कि देखिए, आप जब बच्चों को डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं ना, तो धीरे धीरे परिपूर्ण होते जाते हैं, और उनको उनका अच्छा भला शायद बहुत पहले तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप वो 18-20 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उनको उनका अच्छा भला धीरे धीरे समझना चालू हो जाता है, और जब वो 24-25 तक पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो परिपूर्ण हो जाते हैं कि उनको घाटा मुनाफा समझता है अपने जीवन का। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप जब किसी को फ्री हैंड देते हैं, किसी को खुला छोड़ते हैं, तो वो कुछ अच्छा ही करके दिखाता है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे फ्री छोड़ा पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, जीवन साथी चुनने के लिए, जीवन चुनने के लिए, क्या प्रोफेशन चूज करना है, कब चूज करना है, क्या कमाना है, क्या नहीं कमाना है, कब शादी करना है। तो आप लोग कोई भी चीज़ को ऐसा मत समझिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करके डन करनी है, या मैं माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ। आपको ये समझना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका साथ दें, ना कि ये कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये करके अपनी चिंता से मुक्त हो जाता हूँ। देखिए, आप चिंता से तो मुक्त कभी भी नहीं होंगे ना। अगर आपने गलत मैच मेकिंग कर दी तो आपकी तो और चिंता बढ़ गई ना, आपने गलत धंधा खुलवा दिया तो आपकी और चिंता बढ़ गई ना। सो फिर आप
किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिक तरीके से जाने दीजिए। जस्ट बिकॉज ऑफ आपको आपका पल्ला झाड़ना है, आप अपनी मुक्ति के चक्कर में आप सामने वालों को बंदिशों में मत डालिए। आप उनके भी बारे में सोचिए, क्योंकि उनको कहाँ ज़िंदगी निभानी है, चाहे वो मैरिज मैटर्स हो, चाहे वो बिजनेस मैटर्स हो, क्योंकि बिजनेस भी मैरिज के जैसा ही होता है। आपने एक बार कर लिया तो बहुत सालों तक साथ में ही रहना पड़ता है ना। सो आपको ये सब चीज़ें देख के करना पड़ेगा। ये पेरेंट्स के लिए है, ऑल्दो थोड़ा सा मैं ब्लंट हूँ, थोड़ा सा सुन के आप लोगों को लगेगा कि भाई ये ऐसा है जो हमारी थॉट प्रोसेस से मैच नहीं होता, बट आई एम नॉट अ आइसक्रीम सेलर कि मैं खुश करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आई एम अ वेरी फ्रैंक पर्सन जो अपने ओपिनियंस, अपने थॉट प्रोसेस बेबाक तौर से, बिकॉज आई एम ओरिजिनल थिंकर, मेरी सोच जो है वो ओरिजिनल है और बहुत इनोवेटिव है। सो मैं किसी को खुश करने के हिसाब से कोई भी बातें नहीं करता हूँ। मैं बातें वही करता हूँ जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो प्रोडक्टिव ओरिएंटेड है, जो क्रिएटिविटी आपका जनरेट करता है, जो कल्चरल शिफ्ट लेके आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कल्चरल शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि जिसमें माँ बाप एज ए वॉच डॉग जैसा काम करें, ना कि ब्लड हाउंड के जैसा। हमारे ऑडिट में एक कहावत है दैट यू शुड बी अ वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। सो आप देखिए, देख के सर्वाइव कीजिए, कि रिव्यू कीजिए कि बच्चे बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप टोका टाकी करेंगे, आप हर चीज़ में अपनी अपनी मनमानी चलाएंगे, तो बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, रिस्पेक्ट लेवल पे भी, अटैचमेंट लेवल पे भी। सो इट्स बेटर कि आप उनका साथ दें, ना कि उनको आपकी बातों से विद्रोही बनाएं। सो ये मेरा कोर मैसेज रहेगा माँ बाप के लिए। बहुत ही अच्छा मैसेज, और कभी कभार बहुत ज़रूरी हो जाता है वो चीज़ कहना जो कि उनके लिए ज़रूरी है सुनना, ना कि जो वो सुनना चाहते हैं। अगर चाहे वो कितना भी ब्लंट हो, Absolutely. वो बताना पड़ेगा। Absolutely, absolutely. बिल्कुल। In the last, in the one sentence, what exactly you want to convey to our viewers? My dear friends, जीवन में कुछ अच्छा करें, जीवन में कुछ बड़ा सोचें, और जीवन में कंपटीशन खुद से करें और किसी से नहीं, बिकॉज यू आर अ प्लेयर ऑफ इन्फिनाइट गेम, और आप इन्फिनाइट प्लेयर हैं। लिमिटलेस होके काम करें, बाउंड्री फ्री होके काम करें। एक चीज़ ऐसा में ध्यान रखिए, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं। सो अपने आप से सच्चे रहिए, अपने आप से अच्छे रहिए, और स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। Thank you so much, my dear friends, for giving me and showering on me love, your respect, and your faith. I am really obliged. Love you a lot, you all, and hope to see you soon in my next session. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you so much, Mohit. Thank you for watching this episode. I hope you enjoyed it and loved the valuable insights what our guests shared. If you are new to my channel, I want to take this opportunity to welcome you and tell you why I conduct such interviews. My mission is to amplify life of 1 lakh chartered accountants, and for that I conduct such interviews with world-class chartered accountants so that I can bring their stories, inspiration, experience and valuable nuggets which can help you to achieve next level of success in your life. So if you are ambitious, do not forget to like this interview, share with those people who are ambitious, and click on the button subscribe and hit the bell icon so that you never miss any episode. If you want to see previous episode, I am putting the link in the description below so that you can go and check them out. I hope you have a great time. Thank you so much. Bye bye.